आज का जो टॉपिक रहेगा उस पे पहले चर्चा करें और आपके सिलेबस में उसका कितना महत्व है उसके बारे में बात करते हैं। हिंदी और एसएसटी दोनों में ही आपके 20 नंबर का शिक्षा शास्त्र शिक्षण रीति विज्ञान है ना। 20 नंबर के शिक्षण रीति विज्ञान में आपके लगभग 6 टॉपिक हैं। 6 टॉपिक्स में से इस बार इन्होंने प्रकृति और वो जो मीनिंग्स अर्थ प्रकृति वाला पार्ट है एसएसटी वालों के लिए बात कर रहा हूं। पहले दोनों में ही मेरे हिसाब से सेम है, हटा दिया गया है। इसके बजाय सीधा हिंदी शिक्षण की विधियां, एसएसटी में सामाजिक विज्ञान शिक्षण की विधियां, इसी की बात कर रहा है ना। विधियां ही तो है ना। सामाजिक विज्ञान की संकल्पना थोड़ी है आपके सिलेबस में, नहीं है ना। अरे सिलेबस पता है कि नहीं है? हाँ ना, आ ही नहीं रहा कुछ। सिलेबस में शिक्षण विधियां हैं आपके लेवल 1 वालों के लिए, सामाजिक अध्ययन की संकल्पना आपके नहीं है। हिंदी में विधियां और कौशल दोनों पार्ट्स हैं। उसके बाद में उपागम है दोनों में ही शिक्षण के। उपागम को लेके कुछ बेसिक उपागम हैं जो दोनों में ही रहेंगे, कॉमन रहेंगे वो। जैसे पाठ योजना के जो उपागम है, इकाई योजना के जो उपागम है, पढ़ाने के शिक्षण के ये उपागम होते हैं। कुछ पाठ्यचर्या के भी उपागम होते हैं। तो यहाँ हालांकि इन्होंने दिया है शिक्षण के उपागम, लेकिन वो पूछ कुछ भी सकता है। तो ऐसे में हम कोशिश करेंगे आपके जितने भी प्रकार, हिंदी में कुछ अप्रोचेज अलग है, जैसे रचना संसर्ग विधि वगैरह आपके, ऐसे कोई 2-3 पार्ट संसर्ग और रचना वाली 2 अप्रोचेज अलग हैं आपके। ऐसे एसएसटी में कुछ ऐसे अप्रोचेज हैं जो कुछ अलग है। रचनावादी उपागम एसएसटी में भी है, जिसको आप निर्मितिवादी उपागम भी बोलते हैं। 4-5 ऐसे उपागम और भी हैं। रिसर्च ऑलमोस्ट उसके ऊपर पूरी होने वाली है। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी वो पार्ट आपको पढ़ा भी दिया जाएगा और उस पार्ट के संदर्भ में आपको नोट्स भी दे दिए जाएंगे। हाँ, अभी कहीं नहीं है मार्केट में, किसी भी जगह नहीं है, वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। तीसरा आपके एक है शिक्षण के ये सहायक सामग्रियां। सहायक सामग्री जो है उसमें सामाजिक अध्ययन में 2 या 3 ऐसे पार्ट हैं जो जहां से अलग से प्रश्न पूछते हैं। जैसे मानचित्र वाले भाग से कुछ अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसमें कौन सा मानचित्र होगा, सांस्कृतिक मानचित्र होगा, राजनीतिक मानचित्र होगा, भौगोलिक मानचित्र होगा। तो उसको लेके जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे वो आपके एग्जाम में आ चुके होंगे। कुछ ऐसे ग्लोब को लेकर या ज्योग्राफी को पढ़ाने के लिए क्या होगा, वंशावली को पढ़ाने के लिए किस प्रकार की चीजें काम में ली जाएगी, ये सब चीजें शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री में होगा, जो कॉमन में हालांकि दोनों चीजें आ जाएगी। हिंदी में जैसे हिंदी भाषा प्रयोगशाला होती है आपके, ऐसे कुछ एक पार्ट हैं जो अलग है, बाकी सब में कॉमन है। बेसिक कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आज तक आपसे पूछे गए हैं, उनसे बार वैसे भी प्रश्न नहीं आते हैं। एक टॉपिक आपकी चुनौतियों का है। तो चुनौतियों से जनरली कोई प्रश्न बनता नहीं है। शिक्षक के गुण भी है क्या? नहीं है, समस्याएं और चुनौतियां हैं। तो चुनौतियों में से प्रश्न बनाना अपने आप में एक चुनौती है, इसलिए वहां से प्रश्न बनने की संभावना वैसे कम रहती है। फिर भी जनरली वहां से जो प्रश्न बनते हैं वो आप अपने अंडरस्टैंडिंग के आधार पर सही कर सकते हैं, या उनके आंसर्स अधिकतर के या तो उपरोक्त सभी होते हैं, इस टाइप के वो प्रश्न बनते हैं तो भी उसके ऊपर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर एक आपका शिक्षण में मूल्यांकन की विधियां और एक है निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। इन 2 टॉपिक्स को लेके मैं चर्चा करूंगा आपसे। कुल मिला के मोटे मोटे रूप से आपके पास 5 टॉपिक्स हैं और 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसा ही तो है? यानी हमारे पास कितने टॉपिक हैं? 2 टॉपिक्स में से संभावना है कि आपको 4 क्वेश्चंस पूछे, यानी कि लगभग 8 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। हो सकता है ये नंबर 6 भी हो। यदि चुनौती में से एक प्रश्न पूछ लिया तो यहां से फिर 3 प्रश्न हो जाएंगे, या कहीं और से एक प्रश्न कम कर सकता है, लेकिन 8 अधिकतम, 6 न्यूनतम प्रश्न यहाँ से, 6 नंबर के प्रश्न आपसे यहाँ से पूछेंगे। तो 8 मार्क्स अपने आप में काफी अच्छे मार्क्स होते हैं और महत्वपूर्ण भी है। इसलिए शिक्षण रीति विज्ञान जहाँ से प्रश्न गलत भी नहीं होते हैं, यदि आपका कंसेप्ट ठीक है तो यहाँ से प्रश्न गलत होने की संभावना कम रहेगी। इसको तैयार करने से पहले हम जो टॉपिक पढ़ेंगे आज, वो हालांकि सीधे तौर पे आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। टॉपिक आज का जो रहेगा वो है शिक्षण के उद्देश्य व लक्ष्य। शिक्षण के उद्देश्य व लक्ष्य।
हालांकि ये सिलेबस में आपके टॉपिक नहीं है सीधे सीधे, लेकिन फिर भी यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं बिना सिलेबस में होते हुए भी। अभी रीट में अभी जो आप दे के आए हैं उस रीट में भी आपके सिलेबस में सीधा शिक्षण के उद्देश्य सिलेक्शन नहीं लिखा होता, नहीं लिखा था, लेकिन इसको चुनौतियों में या पाठ्य योजना में शिक्षण उद्देश्य काम में आते हैं, मूल्यांकन में शिक्षण के उद्देश्य काम में आते हैं। चुनौतियों में आप बता सकते हैं कि शिक्षण के उद्देश्यों के बिना अध्यापक को बिना ज्ञान के शिक्षण उद्देश्यों के वो पढ़ाने जाता है, ये अपना आप में एक बड़ी चुनौती है। कहीं से भी रिलेट करके यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, और ये ऐसा हुआ है। आप ही के एसएसटी में 2 प्रश्न पिछली बार रीट में लगभग हर पेपर में शिक्षण के उद्देश्यों से पूछे गए थे और अच्छे प्रश्न पूछे गए थे। तो ये हमें पढ़ना जरूरी है। ये पढ़ना इसलिए भी जरूरी है, यदि प्रश्न नहीं भी आए तो भी ये आपके पाठ्यक्रम के बाकी सभी टॉपिक्स में आपकी समझ को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये इसलिए भी जरूरी है कि जब आप एक अच्छा शिक्षक बन के जाएंगे तो आप बच्चों को तब अच्छे तरीके से पढ़ा पाएंगे जब आपको खुद को पता होगा कि टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं। तो एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए भी ये ऑब्जेक्टिव्स हमें पढ़ना जरूरी है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम शुरुआत में आज की 2 घंटे की क्लास में मोटे मोटे रूप से इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये टॉपिक 8 से 10 घंटे का टॉपिक है, लेकिन हम इसको 2 घंटे में पूरा करने का प्रयास करेंगे। आपके लिए ये इतना ही महत्वपूर्ण है और लगभग इसमें समझ में आ जाएगा कि ये है क्या। करें शुरुआत इससे। ओके। शिक्षण के उद्देश्यों और लक्ष्यों को पढ़ने से पहले 2 टर्म है, उद्देश्य और लक्ष्य। लक्ष्य का मतलब होता है एम, अंग्रेजी में ज्यादा महत्वपूर्ण है शब्द, कभी कभार हिंदी में कुछ और काम में ले लिया जाता है। और उद्देश्य का अंग्रेजी मतलब है ऑब्जेक्टिव्स। तो ये एम्स है क्या, ऑब्जेक्टिव्स है क्या, पहले इनको समझते हैं एक एक करके। लिखाऊंगा नहीं इसलिए बंद कर दूं। कल आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, ये ज़्यादा ठीक है। नोट्स ऐसे है कि उद्देश्य कल मिलेंगे, आज नहीं मिल पाएंगे, कल भी मतलब मिल जाएंगे। पूरी कोशिश करूंगा कि कल आपको मिल जाएंगे कल तो तैयार है। उद्देश्य लक्ष्य देखो, मैं उद्देश्य लक्ष्य के तो अभी दिलवा सकता था, बट उसमें वो स्टेपल करके मिलते। इससे अच्छा कि सबको मिला के एक 35 पेज की छोटी सी बुकलेट तैयार होगी, वो दे दें तो वो ज्यादा अच्छी रहेगी, है ना। ठीक है। एम एंड ऑब्जेक्टिव समझना है, हमें सिर्फ समझना है। यदि कहीं पे भी समझ में नहीं है समझने वाली चीज तो तुरंत आप पूछ सकते हैं। कंटेंट से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो बीच में पूछ सकते हैं आप। पहले हम पढ़ते हैं एम क्या है। एम का मतलब क्या है, लक्ष्य या एम। एम जो होता है वो एंड टारगेट होता है। एम जो होता है वो साध्य होता है, यह सामान्य प्रयोजन होता है, जनरल पर्पज होता है, सामान्य प्रयोजन होता है। तथा एम शिक्षण प्रक्रिया में मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य करता है। ये 4 बड़ी विशेषताएं हैं। मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य करता है। एम एंड टारगेट होता है, ये साध्य होता है, सामान्य प्रयोजन होता है, शिक्षण प्रक्रिया में मार्गदर्शन प्रदान करता है। याद करना है, हमें रटना नहीं है, इसको समझना है ये है क्या। साध्य और साधन की उदाहरण जानते हैं ना आप। गांधी जी की साधन साध्य उदाहरण जानते हैं। गांधी जी का योगदान है आपके सिलेबस में, है ना, एसएसटी वालों के लिए। तो गांधी जी का यह मानना था कि साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए। साध्य का मतलब वो जिसे मुझे प्राप्त करना है, साधन का मतलब वो जिसके माध्यम से मुझे वो प्राप्त करना है। जैसे गांधी जी का साध्य था कि स्वतंत्रता प्राप्त करना, स्वतंत्रता प्राप्त करना हमारा क्या था, साध्य था। भगत सिंह का भी साध्य यही था कि स्वतंत्रता प्राप्त करना, वो भी पवित्र था। परंतु गांधी जी के स्वतंत्रता प्राप्ति के साधनों में अहिंसा थी। गांधी जी ने अवज्ञा की, लेकिन वो कैसी थी, सविनय अवज्ञा थी। तो गांधी जी का मानना था कि स्वतंत्रता प्राप्त करना एक पवित्र साध्य है और उसको प्राप्त करने के साधन जो है वो भी कैसे होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। और भगत सिंह का मानना कि हिंसा ही एकमात्र तरीका है उस स्वतंत्रता को प्राप्त करने का। तो साधनों के माध्यम से हम साध्य को प्राप्त करते हैं। शिक्षण में लक्ष्य को साध्य माना गया है, यानी कि वो चीज जिसे मुझे प्राप्त करना है। जैसे आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं, आपको 5वीं क्लास में पढ़ाया है, आपको 10वीं क्लास में पढ़ाया है,
लगातार आप आज से आज तक पढ़ते आए हैं, हर बार आपको पढ़ाने का एक एंड टारगेट है हमारा, एक अंतिम लक्ष्य है, और वो ये लक्ष्य है कि आप इस देश के आदर्श नागरिक बन सकें। यही है ना? तो आपको आदर्श नागरिक बनाना शिक्षण का क्या है? साध्य। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? लक्ष्य बोलते हैं। ठीक है। अब यहां तक पहुंचने के लिए आपने बहुत से पापड़ बेले हैं, अलग अलग तरीके से आपको पढ़ाया गया है। क्लास जब 10वीं में थे तो 10th क्लास में आपको पढ़ाया, 12वीं में थे, उसके बाद में आपने ग्रेजुएशन की, उसके बाद में आपने बीएड की, और अभी आप 3rd ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं, और एग्जाम देने के बाद आप शिक्षक बनेंगे, और शिक्षक बनने के बाद में आप बच्चों को पढ़ाएंगे, इस देश का भविष्य संवारेंगे और खुद एक आदर्श नागरिक बन जाएंगे। ऐसा ही तो होगा। तो 10वीं क्लास में आपको पढ़ाने का एक स्पेसिफिक पर्पस भी था, एक विशिष्ट प्रयोजन था, और वो विशिष्ट प्रयोजन क्या था कि आपके 10वीं क्लास में अच्छे मार्क्स आए, था ना? ये आपको हिंदी का ज्ञान हो, संधि का ज्ञान हो, व्याकरण का ज्ञान हो, आपको गणित का ज्ञान हो। जो पाठ्यक्रम 10वीं क्लास में आपको दिया गया है, उस संपूर्ण पाठ्यक्रम के बारे में आपको नॉलेज हो, ये हमारा 10वीं क्लास में पढ़ाने का हमारा एक क्या था? विशिष्ट पर्पस था। जब 12वीं में आए, 10वीं में वो विशिष्ट पर्पस आपका पूरा हो गया, आपके 90% मार्क्स आए, इसका मतलब मैंने ये उद्देश्य जो है वो प्राप्त कर लिए। उसके बाद में आप 12th में आए, अब 12th का अपना एक क्या होगा? अलग से विशिष्ट प्रयोजन होगा ना? इस बार आपने हिंदी लिए तो हिंदी पढ़ाना है, फिजिक्स ले रखी है तो फिजिक्स पढ़ाना है, यदि आपका इतिहास और भूगोल है तो इतिहास भूगोल में आपको ज्ञान देना है। यहां पर भी मार्क्स लाना अपने आप में 12वीं क्लास का एक क्या था? विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक पर्पस था। ऐसे ही ग्रेजुएशन का स्पेसिफिक था, बीएड का स्पेसिफिक था। अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, यहां हम आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो सिलेक्शन करवाना ये अपने आप में एक क्या है? स्पेसिफिक पर्पस है ना? लेकिन इस पूरी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसके पीछे एक जनरल पर्पस भी छुपा हुआ है। 6वीं क्लास में पढ़ाने का भी एक पर्पस ये था कि आप आदर्श नागरिक बने, 10वीं का भी पर्पस ये था कि एक आदर्श नागरिक बने। अभी भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप आगे जाके इस देश के आदर्श नागरिक बने। यानी कि पूरी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान हर एक स्तर पर आपको पढ़ाने का एक सामान्य प्रयोजन यह भी था कि आप इस देश के क्या बने? आदर्श नागरिक। तो लक्ष्य कैसा प्रयोजन हो गया? सामान्य। और यहां पे इस चरण में आपने ये विशिष्ट प्रयोजन प्राप्त कर लिया, यानी कि विशिष्ट प्रयोजन अपने आप में क्या होता है? उद्देश्य। शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति हो गई, हुई या नहीं हुई, जो भी है ये यहां खत्म हो जाएगा। 12वीं का उद्देश्य अलग होगा, ग्रेजुएशन का उद्देश्य अलग होगा, और इन छोटे छोटे उद्देश्यों को प्राप्त करते करते हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? लक्ष्य की तरफ। तो लक्ष्य क्या है? साध्य है। लक्ष्य क्या है? एंड टारगेट है। लक्ष्य कैसा प्रयोजन है? सामान्य प्रयोजन है। और इस लक्ष्य की प्राप्ति में जो छोटे छोटे पद हैं, जो स्पेसिफिक पर्पज हैं, जो छोटे छोटे पद हैं, जिनके माध्यम से हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, उन्हें क्या कहा जाता है? उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स। 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव अलग है, 12th का ऑब्जेक्टिव अलग है, ग्रेजुएशन का ऑब्जेक्टिव अलग है। तो ऑब्जेक्टिव्स कैसा प्रयोजन हुआ? विशिष्ट प्रयोजन। कैसा हुआ? और लक्ष्य जो है वो कैसा प्रयोजन हुआ? सामान्य प्रयोजन। ठीक है। अब ये लक्ष्य शिक्षण प्रक्रिया को मार्गदर्शन कैसे प्रदान करते हैं? देखिए, हमारा एंड टारगेट हमने निर्धारित कर रखा, लक्ष्य निर्धारित कर रखा, आदर्श नागरिक बनना। तो जब हमारा लक्ष्य इतना अच्छा है तो हमारी शिक्षण प्रक्रिया उसी दिशा में जाएगी ना। लेकिन क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना टारगेट चेंज कर लिया। उनका टारगेट है, मुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा डॉन बनना है, पुष्पा बनना है, मुझे रॉकी बनना है, मुझे, है ना? वायलेंस वायलेंस वायलेंस। मुझे सिर्फ एक ही चीज पसंद है, क्लास में बदमाशी करेगा, जब उसको कहेंगे बाहर जाओ, बाहर जाके बैठ जाओ, बाहर जाके बैठेगा, एक टांग के ऊपर दूसरी टांग देखे, बोला ये भी मेरी, दूसरी भी मेरी, तुम कौन हो कहने वाले? आरिफ को कहेगा बाहर से। तो ऐसा व्यक्ति जिस दिशा में, जैसा उसका अंतिम टारगेट है, उसी दिशा में उसकी शिक्षण प्रक्रिया चलेगी।
लक्ष्य एंड टारगेट है, और एंड टारगेट होने की वजह से लक्ष्य हमारी शिक्षण प्रक्रिया को क्या करते हैं, मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। क्लियर है बात? ओके। अब देखिए उद्देश्य और लक्ष्य के बीच में अंतर क्या है, ये आप ही बता देंगे, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। लक्ष्य और उद्देश्य, दोनों में से साध्य कौन सा है? लक्ष्य। और साधन कौन सा है? गुड। लक्ष्य कैसा प्रयोजन है? कैसा है? सामान्य प्रयोजन है। उद्देश्य कैसा प्रयोजन है? विशिष्ट प्रयोजन है। ठीक। दोनों में से दीर्घकालीन कौन सा है, जिसको थोड़ा लेट प्राप्त किया जाएगा? कौन सा है? लक्ष्य दीर्घकालीन होता है, उद्देश्य क्या है? अल्पकालीन होता है। अच्छा, इन दोनों में से स्पष्ट कौन सा है, जो क्लियर है, जो निश्चित है, फिक्स है? अच्छा, कितने लोग ये मानते हैं कि लक्ष्य, देखो यहाँ पे बीच में कुछ इंटरेक्शन चलेगा हमारा। इंटरेक्शन का मकसद ये है कि आप लोग कुछ विचार करेंगे, जो मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया है, और यदि आप विचार करेंगे, थॉट प्रोसेस को अपने काम में लेंगे, तो आप बहुत से ऐसे प्रश्न वहां करने में सक्षम होंगे 5 से 7, जो आपको नहीं भी आ रहे हैं तो भी विचार प्रक्रिया के माध्यम से आप सही कर सकते हैं। ऐसे होते हैं, हर एक पेपर में 5 से 6 प्रश्न एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे डालता है, जो उसको ज्ञान नहीं होते हुए भी केवल थॉट प्रोसेस सही होने की वजह से वो उसे सही कर दे। तो बताओ, दोनों में से स्पष्ट लक्ष्य है ये कितने लोग मानते हैं? लंबा हाथ खड़ा करो। लक्ष्य को स्पष्ट मानते हैं। उद्देश्य को स्पष्ट मानने वाले कितने हैं? लंबा हाथ खड़ा करो। आगे वाले उद्देश्य को मान रहे हैं, पीछे वाले लक्ष्य को मान रहे हैं। ये वृष्टि छाया क्षेत्र हो गया बीच में, ज्ञान वृष्टि छाया क्षेत्र, बीच में ज्ञान पड़ ही नहीं रहा, ये किसी को नहीं मान रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, 10वीं क्लास में क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ना है, मार्क्स लाने हैं, क्या पाठ्यक्रम है, क्या ये चीजें फिक्स है? अरे स्पष्ट है ना? आरबीएसई ने या सीबीएसई ने अपनी तरफ से एक पाठ्यक्रम निकाला है, उसके अनुरूप बच्चों को शिक्षा देनी है। ये 10वीं क्लास में पढ़ाने का हमारा क्या है? उद्देश्य है। लेकिन 10वीं क्लास में पढ़ाने का मेरा लक्ष्य आप लोगों को आदर्श नागरिक बनाना है। क्या ये बात कभी भी स्पष्ट हुई थी? नहीं, नहीं ना, कभी इसके ऊपर कोई चर्चा ही नहीं। अस्पष्टता है यहाँ पर कि सच में आपको बनाना क्या है, एंड टारगेट मेरा क्या है इसके ऊपर। और ये कभी भी चेंज हो सकता है। 10वीं में पढ़ते पढ़ते तो आपको ठीक लग रहा है, 12वीं तक तो मेरा आदर्श नागरिक बनना है, कॉलेज में जाते ही वो बाइक और वो सब चीजें, और बस ठीक है, पुष्पा आ गया दिमाग के अंदर, तो लक्ष्य अचानक से क्या हो गया? चेंज हो गया। लेकिन उद्देश्य आपका फिक्स रहेगा। 12वीं क्लास में मार्क्स लाने हैं तो लाने हैं, नहीं लाने हैं तो कोई बात नहीं, आप उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उद्देश्य को बदल नहीं रहे हैं। वो 12th क्लास में पढ़ाने का उद्देश्य फिक्स है। वहां पर लक्ष्य कभी भी क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं। इसलिए लक्ष्य हमेशा कैसे होते हैं? अस्पष्ट। और अस्पष्ट होने के साथ साथ कैसे होते हैं? अनिश्चित। लेकिन उद्देश्य कैसे होते हैं? स्पष्ट। स्पष्ट होने के साथ साथ कैसे होंगे? निश्चित। इन दोनों में व्यापक कौन सा होगा? क्योंकि उद्देश्य फिक्स है, 1 साल का संकुचित सा है कि हाँ हमें ये प्राप्त करना है, और संकुचित होने की वजह से वो स्पष्ट है। ये इतना फैला हुआ है, इतना व्यापक है, इसमें अस्पष्टता पाई जाती है। इसलिए लक्ष्य हमेशा क्या होंगे? व्यापक, और उद्देश्य क्या होंगे? संकुचित। अच्छा, मूल्यांकन किसका किया जा सकता है? उद्देश्य का। क्या लक्ष्य में बता सकते हो 30% आदर्श नागरिक बन गया? नहीं। तो यहाँ पे मापन और मूल्यांकन करना इतना आसान नहीं है। यहाँ बड़ी स्पष्टता के साथ मापन और मूल्यांकन किया जा सकता है। केवल विद्यालय कार्यक्रम द्वारा किसको प्राप्त कर सकते हैं? किसको? उद्देश्य को। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्यालय के साथ साथ समाज, राष्ट्र, परिवार, पर्यावरण सभी की भूमिका होगी। लेकिन उद्देश्य को हम केवल विद्यालय कार्यक्रम द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इन दोनों में वस्तुनिष्ठ कौन सा होता है? उद्देश्य या लक्ष्य? अब इसमें मिक्स आवाज आ रही है। ये व्यक्तिनिष्ठ होते हैं, और उद्देश्य जो है वो क्या होते हैं? वस्तुनिष्ठ। अब देखो, हमें याद रखना नहीं है इसको। कंसेप्चुअल लर्निंग यदि आप लोगों ने सीख ली, कॉन्सेप्ट्स को पकड़ना सीख लिया, कॉन्सेप्ट्स होते क्या हैं, समझा कैसे जाता है। हालांकि ये जो जिस प्रकार की तैयारी हम कर रहे हैं, ये उचित नहीं है उतनी कि 3-4 महीने में हम सब कुछ समझ लें।
ये आप लोग कोचिंग की जो ये संस्कृति है ये इतनी ठीक नहीं है। कोचिंग का मतलब होना चाहिए फाउंडेशन, हर एक चीज का आपका फाउंडेशन तैयार होना चाहिए। ऐसे मुद्दों के ऊपर बीच में डिस्कशन होना चाहिए। मैं आपको एक मुद्दा दूंगा, उसके ऊपर आप लोगों से राय जानूंगा, आप अपना विचार बनाओगे, इससे जो ये थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट होता है इससे। बट ठीक है, अभी मजबूरियां आप लोगों की भी, मजबूरियां हमारी भी। आप आते हैं इसलिए हम पढ़ाते हैं आपको, बल्कि ये तरीका मेरे हिसाब से इतना ठीक नहीं है पढ़ाने का। कम से कम 15-15 मिनट तक एक एक शब्द के ऊपर बहस होनी चाहिए, मजा तब है। देखिए, वस्तुनिष्ठ व्यक्तिनिष्ठ का अर्थ समझाता हूं। एक शिक्षक एक क्लास में आया, और कोई बता सकता है वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या है आप में से? ज्यादा समय नहीं है इसलिए मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं बहुत ज्यादा, फिर भी विश्वसनीय है। और क्या है वस्तुनिष्ठ का मतलब? कोई हाथ खड़ा करके बताओ, बताने की हिम्मत होनी चाहिए। बताओ, देखे एक भी नहीं है पूरी क्लास में जिसका एक ही उत्तर हो। सही बात है, ये संकुचित अर्थ है इसका। देखिए, वस्तुनिष्ठ इसीलिए कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। आपने मूल्यांकन के दृष्टिकोण से बता दिया वस्तुनिष्ठ का मतलब जिसका एक ही उत्तर हो। यहां पे जैसे ही आ गया आपने पढ़ा लक्ष्य व्यक्तिनिष्ठ होते हैं, ये वस्तुनिष्ठ होते हैं, रटेंगे आप कि लक्ष्य व्यक्ति, ये वस्तु, और वहां पे थोड़े दिन बाद में ये इधर से उधर हो जाएंगे, ये इधर चला गया, वो उधर चला गया। इसलिए कॉन्सेप्ट्स आपको समझना चाहिए। समझाता हूं। एक शिक्षक क्लास में आया और आके वो एक संतरा लेके आया अपने पास में, और 3 बच्चे क्लास में बैठे थे। तीनों से एक प्रश्न किया कि ये जो संतरा है इसका रंग क्या है? तो तीनों ने एक ही जवाब दिया कि इसका सर रंग ऑरेंज है। ठीक है, तो उसने वो जो वस्तु थी, जो संतरा था, उस संतरे का 2 गुणों के ऊपर वो बात कर रहा है। सबसे पहले उसने रंग पूछा। संतरे का रंग तीनों ने क्या बताया? ऑरेंज बताया। इसका रंग ऑरेंज इसलिए बताया क्योंकि वास्तव में उस संतरे का रंग था कैसा? ऑरेंज। संतरे का रंग ऑरेंज है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? संतरे पर। इसका ये रंग का गुण जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? इस वस्तु पर, खुद पर डिपेंड कर रहा है, संतरे पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि संतरे का रंग है ही ऑरेंज। क्या व्यक्तियों की राय यहां पर चल रही है? नहीं। जब निष्ठा, किसी भी गुण की निष्ठा उस वस्तु में निहित हो तो उस गुण को क्या कहेंगे? वस्तुनिष्ठ। ठीक है, संतरे को खोल दिया। खोलने के बाद में तीनों को 2-2 पीस दिए। एक को पूछा, बेटा इसका स्वाद क्या है, कैसा लगा तुम्हें ये? तो कहा, सर मजा आ गया, ऐसा स्वाद मैंने आज तक कभी नहीं देखा, चखा। आप जब भी क्लास में आओ एक संतरा लेकर रोज आया करो। दूसरे से पूछा, आपको कैसा लगा? बोला ठीक है, पेट भर गया। जिस चीज से पेट भरता है वो ठीक ठाक लगती है मुझे। तीसरे से पूछा, आपको कैसा लगा? बोले इससे वाहियात स्वाद मैंने मेरे जीवन में नहीं चखा, और आज के बाद में क्लास में यदि संतरा लेके घुस गए तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अब ये संतरे का स्वाद कैसा, ये भी एक गुण है ना। संतरे का दूसरा गुण क्या है? स्वाद। संतरे का स्वाद कैसा है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? व्यक्तियों पर। इसकी निष्ठा किस में है? व्यक्ति में। तो यदि किसी वस्तु के गुणों की निष्ठा व्यक्तियों में निहित होती है तो उस गुण को क्या बोलेंगे? व्यक्तिनिष्ठ। यदि किसी वस्तु के गुण की निष्ठा वस्तु में निहित होती है तो क्या बोलेंगे? वस्तुनिष्ठ। अब आपका ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होता है उसका उत्तर, जैसे 3 लिखा हुआ है तो वो 3 ऑब्जेक्टिव का उत्तर होगा, वो क्या चेक करने वाले पर डिपेंड करेगा? नहीं। उसका यदि 3 उत्तर है, क्योंकि उस प्रश्न में वो 3 ही उत्तर है, उस प्रश्न पर ही डिपेंड कर रहा है कि उसका उत्तर क्या है। तो इसलिए वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता ज्यादा पाई जाती है, इवन 100% वस्तुनिष्ठता पाई जाती है, व्यक्तिनिष्ठता 0 पाई जाती है वहां पर। लेकिन निबंधात्मक प्रश्नों में उत्तर क्या होगा ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? चेक करने वाले पर। चेक करने वाले को यदि अच्छा लगा, आज बड़े आराम से वो खुश है तो 10 में से 8 नंबर देगा, आज वो दुखी है तो 10 में से 4 नंबर देगा। तो यहाँ पे निबंधात्मक प्रश्नों में मूल्यांकन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? व्यक्ति पर। वस्तुनिष्ठता कम, 0 नहीं होगी, कम पाई जाती है, वो व्यक्तिनिष्ठता ज्यादा पाई जाती है। क्लियर है? यहां लक्ष्य क्या फिक्स है, स्पष्ट है? नहीं। कैसे, क्या लक्ष्य बच्चे को मिलने चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या सब चीजें फिक्स है? नहीं। इसलिए ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? व्यक्ति पर। यहां पे हमारे सामने उद्देश्य क्या है? स्पष्ट। स्पष्ट है कि हिंदी में ये ज्ञान देना है, इंग्लिश में ये देना है, इसमें ये देना है। इसका मतलब ये व्यक्ति पर करेगा या वस्तु पर?
वस्तुनिष्ठ। क्लियर है? ओके। ये लक्ष्य और उद्देश्य के बीच में अंतर हुआ। अब ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको लेकर अब हम पढ़ते हैं शिक्षण के उद्देश्य लक्ष्य का। अब इतना ही काम है, ज्यादा से ज्यादा अंतर के बारे में आपसे चर्चा कर सकता है। शिक्षण के उद्देश्य को लेकर एक कहानी है, पहले हम उस कहानी पे चर्चा करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स बहुत महत्वपूर्ण है और इनका क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लासिफिकेशन बहुत 1950 का दशक आ चुका था, वहां तक हुआ नहीं। तो उस समय एक क्लासिफिकेशन कैसे हुआ उसके पीछे एक ऐतिहासिक कहानी है, उसको समझे आप। शिक्षण के उद्देश्य होते क्या है ये तो समझ आ गया ना आपके। शिक्षण के उद्देश्य वो छोटे छोटे पद होते हैं, वो साधन होते हैं जिनके माध्यम से मुझे लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। क्लियर है नहीं ये? ओके। अब ये उद्देश्य कैसे होते हैं इनको डिफाइंड नहीं किया गया था कि कोई भी बच्चा किस प्रकार का उद्देश्य सीख रहा है, किस प्रकार का नहीं सीख रहा है, कितने प्रकार के उद्देश्य होते हैं। तो इनको वर्गीकरण को लेके एक इतिहास चला है। एक 1948 की बात है, 1948 की बात है और जगह का नाम है बोस्टन। बोस्टन समझते हैं कहाँ? अमेरिका। एसएसटी वाले जानते हैं, अमेरिकन टी पार्टी जो हुई थी अमेरिका में, बोस्टन नामक जगह पर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन हो रही थी। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। और इस साइकोलॉजिकल एसोसिएशन में जितने भी अमेरिका के प्रोफेसर्स थे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के, उनको बुला रखा था। ठीक है? और इसी एसोसिएशन में एक प्रोफेसर आ रखा था शिकागो यूनिवर्सिटी का, और उस प्रोफेसर का नाम था बेंजामिन एस ब्लूम। इस मीटिंग में यह चर्चा चल रही थी कि मूल्यांकन कैसे किया जाए, मूल्यांकन किस प्रकार से हो, बच्चों का कैसे मूल्यांकन हो। तो जो मनोवैज्ञानिक आ रहे थे वो अपना ज्ञान दे रहे थे कि देखो ऐसे बच्चों पर ज्यादा दबाव नहीं आना चाहिए, इस प्रकार से करना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इतने में ये जो शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब थे ये उठे। इन्होंने कहा क्या फालतू बातें कर रहे हो आप हमें साइकोलॉजिकल पाठ पढ़ा रहे हो, जबकि अभी तक आप लोगों ने ये नहीं तय किया है कि मूल्यांकन होना किस चीज का चाहिए, मूल्यांकन कैसे होना चाहिए पे बात कर रहे हो, किसका होना चाहिए इसके ऊपर बात ही नहीं कर रहे हो। हमने अभी तक शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित नहीं किए हैं कि शिक्षण के उद्देश्य होने क्या चाहिए, इनका वर्गीकरण नहीं किया है, तो मूल्यांकन क्या खाक करेंगे, बच्चा क्या समझ रहा है। तो सबसे पहले शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण करना चाहिए। ये बात किसने बोली थी? बीएस ब्लूम ने। कहां पे बोली थी? बॉस्टन में। कब बोली थी? 1948 में। इस बात को लेकर सभी ने कहा बात तो सही है। बीएस ब्लूम शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है। शिक्षण के उद्देश्यों की बात आए और बीएस ब्लूम का नाम नहीं लिया जाए तो ये अपने आप में बेनामी होगी। ये इतना बड़ा नाम है, यदि शिक्षण उद्देश्यों का कोई प्रश्न आपके सामने आ जाए और उसका विकल्प बीएस ब्लूम है तो 90% संभावना रहती है कि उन विकल्पों में से आंसर बीएस ब्लूम रहे। इतना ज्यादा काम इन्होंने किया था। तो इन्होंने कहा कि ठीक है हम एक कमेटी का गठन करते हैं। कमेटी का गठन किया कॉलेज एंड कमेटी ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एग्जामिनर्स, और उस कमेटी का अध्यक्ष किसको बना दिया? बीएस ब्लूम को। और इसको काम क्या दिया कि आप शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, ये काम दे दिया। बोला ठीक है करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 5 सदस्यों ने मिलकर काम करना शुरू किया। 48 के 8 साल बाद, कब की बात है? 1956। ब्लूम और उसके साथियों का नाम जानने की जरूरत नहीं है, 5-6 साथी और हैं, इन्होंने मिलकर काम शुरू किया। काम पूरा करने के बाद में 1956 में एक पुस्तक प्रकाशित की। पुस्तक का नाम था टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैंडबुक 1 कॉग्निटिव डोमेन, ये इस पुस्तक का पूरा नाम था। हिंदी वालों में दिक्कत तो नहीं हो रही ना कि हमारे तो इसका नाम आपके हिंदी में लिखा आएगा टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, नाम यही आएगा। ठीक है, इस पुस्तक में इन्होंने जो इनको काम सौंपा गया वो किया। मानव व्यवहार के 3 पक्षों के आधार पर। मानव व्यवहार के कितने पक्ष थे?
तीन पक्षों के आधार पर शिक्षण के उद्देश्यों को कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। पता है ना आप सभी को? चलो एक प्रश्न पूछते हैं, पता है तो। ब्लूम द्वारा नामित शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? मेरा प्रश्न पूरा समझ लेना, लिख नहीं रहा हूं मैं। कौन सा शिक्षण का उद्देश्य ब्लूम द्वारा नामित नहीं है? ऑप्शन ए ज्ञानात्मक, ऑप्शन बी भावात्मक, ऑप्शन सी क्रियात्मक। अब बोलना नहीं है, मैं हाथ खड़े करवाऊंगा, उस हिसाब से देखेंगे। ऑप्शन डी मनोप्रेरणा। बोलना नहीं है। ऑप्शन ए के पक्ष में कितने हैं? ब्लूम द्वारा नामित नहीं है एक आदमी। नहीं, वापस कैंसिल। लॉक नहीं किया था मैंने आंसर। दूसरे का भावात्मक के पक्ष में, भावात्मक के पक्ष में इस बार एक कोने से 3 एक साथ खड़े हुए हैं। क्या लॉक कर दे आंसर आपका? ओके। तीसरा क्रियात्मक के पक्ष में कितने हैं? अरे 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 4 14 15 16 20 22 की संख्या है। और मनोप्रेरणा के पक्ष में कितने हैं? लंबा हाथ खड़ा करो। फक्र की बात है कि आंसर सही हो रहा है आपका। सबसे ज्यादा संख्या मनोप्रेरणा की है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्रियात्मक। अब समझिए ऐसा क्यों है। अब देखिए हिंदी वालों के साथ समस्या है यहाँ पे। समस्या इसलिए है कि आपकी अंग्रेजी आएगी नहीं साइड में लिखी हुई, बाकी एसएसटी वालों के तो इंग्लिश लिखी हुई आएगी, इसलिए आपको शुद्ध रूप से इसका अर्थ समझना पड़ेगा। इसका है क्या, मैं इंग्लिश भी समझाऊंगा साथ साथ में उसका अर्थ। ज्ञानात्मक को बोलते हैं कॉग्निटिव। अब जो कॉग्निटिव होता है इसको हम ज्ञानात्मक भी बोल सकते हैं, कॉग्निटिव भी बोल सकते हैं, अफेक्टिव बोल सकते हैं भावात्मक को। और क्रियात्मक का नाम यहाँ पे इन्होंने कोनेटिव दिया था। ये प्रश्न पूछा गया था रीट लेवल 1 में 2017 में। उस समय सभी ने कहा कि ये आंसर बोर्ड ने गलत बताया, जबकि बोर्ड ने बड़ा खतरनाक प्रश्न पूछा था यहाँ से। सबके आंसर गलत थे। क्रियात्मक वही थी जिसमें लेवल 1 में साइकोलॉजी में 20 से ऊपर आंसर की, इसमें किसी के आंसर सही नहीं थे, याद है क्या? क्रियात्मक का मतलब यहाँ पे कोनेटिव लिखा हुआ था और मनोप्रेरणा का लिखा हुआ था साइकोमोटर। साइकोमोटर तो पढ़ा है ना आपने बहुत बार, साइकोमोटर। अब समझो, हिंदी में आपको ध्यान रखना, साइको का मतलब PSYCHO। साइको का मतलब होता है मनो और मोटर का मतलब होता है प्रेरणा। ठीक है, क्रियात्मक नहीं बोलेंगे, मनोक्रियात्मक शब्द ज्यादा सही शब्द है। क्रियात्मक तो तब सही है जब कोष्टक में अंग्रेजी में साइकोमोटर लिखा हुआ आएगा। अब यहां पे हुआ क्या था, अर्नेस्ट आर हिलगार्ड एक शिक्षा शास्त्री थे। हिलगार्ड साहब ने एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम था ट्रायोलॉजी ऑफ माइंड। पुस्तक का नाम क्या था? ट्रायोलॉजी ऑफ माइंड। इस पुस्तक में उन्होंने मानव मस्तिष्क की 3 अवस्थाएं बताई थी। ट्रायोलॉजी ऑफ माइंड नाम से ही समझ आ रहा है, मानव मस्तिष्क की 3 अवस्थाएं या मानव व्यवहार के 3 पक्ष बताए थे उन्होंने। और वो 3 पक्ष कौन से थे? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। कौन कौन से थे? कॉग्निटिव, अफेक्टिव और कोनेटिव। ठीक है, ब्लूम साहब को जब मिला काम करने के लिए, उन्होंने मानव व्यवहार के इन्हीं 3 पक्षों के आधार पर शिक्षण के उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। इन्होंने जो 3 भाग बताए थे उसमें पहला भाग कौन सा था? ज्ञानात्मक। इसका अंग्रेजी नाम भी क्या था? कॉग्निटिव। एक्चुअल में इन्होंने तो अंग्रेजी लिखा था, हिंदी तो हमने की है यहां आके। दूसरा कौन सा है? भावात्मक। क्या बोलते हैं? अफेक्टिव। और तीसरा नाम था मनोक्रियात्मक। अंग्रेजी में इसको कहेंगे साइको मोटर। और यही नाम याद रखना आपको। क्रियात्मक भी लिखा हुआ है तो आपको देखना है शब्द साइकोमोटर है या नहीं है। ओके, कुल मिलाकर पहले अपनी किताब में ज्ञानात्मक पक्ष को कितने भागों में बांट दिया? 3। कौन कौन से? शिक्षण के उद्देश्यों को कितने में बांटा? 3। कौन कौन से? ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोक्रियात्मक। अंग्रेजी में बोलोगे कौन कौन से? कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। एक बार फिर, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। क्लियर? इसी पुस्तक में, जैसा नाम में लिखा हुआ है कॉग्निटिव डोमेन हैंडबुक 1, तो इसी पुस्तक में ज्ञानात्मक पक्ष को भी कितने भागों में बांटा था? 6 भागों। ये काम इन्होंने कर दिया।
अब इन्होंने कहा ठीक है, अगली बार मैं ज्ञानात्मक का बांट रहा हूँ, अगली बार मैं भावात्मक का कर दूंगा, कुछ समय मुझे और लगेगा। केजीएफ चैप्टर 1 आ चुकी है, चैप्टर 2 भी आएगी। काम करना शुरू किया इन्होंने। 1956 में जब ये ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण आया तो शिक्षण के क्षेत्र में धूम मचा दी थी। तो इन्होंने दूसरा काम करना शुरू किया 1956 के 8 साल बाद 1964 में। बैठक कब हुई थी? 1948 में। उसके 8 साल बाद 1956 में पहली पुस्तक, उसके 8 साल बाद 1964 में दूसरी पुस्तक। इस पुस्तक में ब्लूम साहब के साथ 2 व्यक्ति और थे, एक था मसीहा और एक था क्राथवाल। देखो, क्राथवाल पहली पुस्तक में भी साथ था, ये हमेशा साथ रहा है। ब्लूम, मसीहा तथा क्राथवाल ने मिलकर 1964 में पुस्तक निकाली थी। पुस्तक का नाम था टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, सेम नाम जो पहली का था। हैंडबुक 1 की जगह क्या कर दिया? सू। अफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव की जगह क्या हो गया? अफेक्टिव डोमेन। तो इस पुस्तक में किस पक्ष का वर्गीकरण करना है? भावात्मक। कितने भागों में किया? 5 भागों में। 6 भाग जहां भी लिखे हुए सब जगह गलत है। ब्लूम साहब ने अपनी पुस्तक में कितने में किया था? 5 में। फिर उन्होंने अलग अलग तरीके से पता नहीं कैसे इंटरप्रिटेशन करके, और किसी ने 6 बना दिए, किसी ने कुछ बना दिए। बाकी इस मामले में एक शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम यदि अभी के समय में कर रखा है तो डॉक्टर एस के मंगल है। एस के मंगल को शायद आप नहीं जानते होंगे, कोई भी है? ऑब्जेक्टिव बुक नहीं, ना ना ना, उनकी सिंगल बुक नहीं आती राजस्थान में किसी भी प्रकार की। गलत तरीके से जानते हैं आप। हरियाणा के एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं जिनकी किताबें इतनी बड़ी बड़ी ग्रंथ के रूप में आती है, कोई सिंगल ऑब्जेक्टिव बुक नहीं आती उनकी। डॉक्टर एस के मंगल हैं वो, और उन्होंने कभी राजस्थान के नाम पर सिंगल बुक नहीं लिखी किसी भी प्रकार के एग्जाम के नाम पर। उनकी किताब भी कम से कम 700 पेज की आती है। तो उन्होंने उनकी पुस्तक में ये सब चीज़ें ठीक लिखी हुई है। मेरी जो रिसर्च रही है वो ब्लूम साहब के खुद के डॉक्यूमेंट्स जो हैं 180 90 पेज के, दोनों पुस्तकें टैक्सोनॉमी पार्ट 1 और पार्ट 2 उन दोनों में से रही है, और उनकी रिसर्च भी लगभग उन्हीं में से है। और जो 6 भाग बताते हैं, बाकी जितनी भी किताबें वो सारी गलत है। यदि प्रश्न आ भी जाए कितने भाग हैं, तो कितने भाग हैं उसमें आंसर हमेशा क्या रहेगा? 5 रहेगा। ठीक। इसके बाद में 1964 के बाद ब्लूम साहब हो गए परेशान। घर पे झगड़ा वगड़ा होने लग गया। बीवी ने कहा कि 16-16 साल हो गए, हमें आप भूल चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना वादा तोड़ता हूं ताकि मेरी फैमिली बनी रहे। अब मैं केजीएफ चैप्टर 3 नहीं निकालूंगा। तो केजीएफ चैप्टर 3 नहीं आएगी। थोड़ी देर बाद पता चलती है नहीं आएगी। शिक्षण के क्षेत्र में इतनी बड़ी धूम मचाने वाली 2 पुस्तकों को कोई कैसे छोड़ सकता है? तो ऐसे में 3 व्यक्तियों ने इसके ऊपर काम किया। एक के बजाय कितने लोग आ गए? 3 अलग अलग वर्गीकरण आए थे। मनोक्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण कभी भी ब्लूम साहब ने प्रस्तुत नहीं किया। जब ब्लूम साहब ने प्रस्तुत नहीं किया तो एक वर्गीकरण प्रस्तुत करने के लिए भारत से आदमी आ गया, कौन? दवे। दूसरे आ गए हेरो, और तीसरे व्यक्ति थे सिम्पसन। ओके। दवे साहब ने कितने भागों में बांटा था? 5। हेरो साहब ने 6, सिम्पसन साहब ने 7। कुल मिलाकर मनोक्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण कभी भी ब्लूम साहब ने नहीं किया। उसकी जगह 3 व्यक्ति आए, दवे, हेरो और सिम्पसन। दवे साहब ने 5 भागों में, हेरो साहब ने 6 भागों में, सिम्पसन साहब ने 7 भागों में बांटा। यहां आके आपके शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण पूरा हो गया। लेकिन क्राथवाल के अंदर का जो भूत है वो फिर से जाग गया 2000 के अंदर। बोला कि अब गलत हो रहा है। 1956 में जो व्यक्ति ब्लूम साहब के साथ था, उन्होंने जब नया 2001 21वीं सदी आई तो उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के अनुसार ब्लूम साहब का जो वर्गीकरण है वो थोड़ा सा फिट नहीं बैठ रहा। हालांकि ब्लूम साहब का वर्गीकरण से अच्छा कोई वर्गीकरण हो नहीं सकता, मैं भी उनके साथ था उस समय। लेकिन 2001 में उन्होंने कहा कि इसमें थोड़े से संशोधन की जरूरत है, तो ब्लूम की रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी जारी की गई। और इस टैक्सोनॉमी में क्राथवाल ने एक व्यक्ति को अपने साथ लिया, और वो व्यक्ति है एंडरसन। एंडरसन वो नहीं है जो अभी पाकिस्तान के अंदर कहर मचा रहा है रिवर्स स्विंग के द्वारा, जिसको आपके ऋषभ पंत ने पीछे से छक्का लगाया था टेस्ट मैच में।
एंडरसन ये बड़े शिक्षा शास्त्री हैं, क्राथवाल और एंडरसन। हालांकि ये एंडरसन भी लगभग 20 साल हो गए हैं खेलते हुए, 40 साल की उम्र में सबसे ज्यादा विकेट ले रहा है अभी भी। क्राथवाल तथा एंडरसन ने वर्ष 2001 में ब्लूम की रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी जारी की, ब्लूम का संशोधित वर्गीकरण प्रस्तुत किया। क्या किया, आगे बढ़ेंगे। यह आपका शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण का इतिहास रहा है। समझ आ गया सभी के? बता दोगे सभी? चलो बताओ। देखिए, सबसे पहले शिक्षण के उद्देश्यों के वर्गीकरण के लिए बैठक कब हुई थी? 1948 में। कहाँ पे हुई थी? बोस्टन में। उस बैठक में भाग किसने लिया? प्रोफेसर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के। उसी में से शिकागो यूनिवर्सिटी का एक था, कौन था? बेंजामिन एस ब्लूम। उन्होंने एक कमेटी गठित की। कमेटी का अध्यक्ष किसको बनाया? ब्लूम को। काम क्या दिया? शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण। उस काम को करने के लिए पहली पुस्तक कब आई? 1956। पुस्तक का नाम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, हैंडबुक 1, कॉग्निटिव डोमेन। इस पुस्तक में मानव व्यवहार के कितने पक्षों के आधार पर बांटा? कितने भागों में? कौन कौन से? ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोक्रियात्मक। अंग्रेजी में कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। इसी पुस्तक में ज्ञानात्मक पक्ष को कितने भागों में बांटा? 6। कितने में? 6 में। उसके बाद में दूसरी पुस्तक 56 के बाद 8 साल बाद कब? 64 में। इस बार कितने व्यक्ति साथ थे? कौन कौन? मसीहा और क्राथवाल। इन्होंने भावात्मक पक्ष को कितने भागों में बांटा? 5। फिर ब्लूम साहब ने वर्गीकरण कभी भी प्रस्तुत नहीं किया। जब नहीं किया तो कितने लोग आगे? 3। मनोक्रियात्मक का पक्ष का वर्गीकरण में 3 व्यक्ति कौन कौन? दवे, हेरो, सिम्पसन। दवे ने कितने में? 5। हेरो ने 6, सिम्पसन ने 7। उसके बाद में वर्ष 2001 में ब्लूम की रिवाइज टैक्सोनॉमी आई, जो किसने किया था? क्राथवाल तथा एंडरसन ने। ओके, ये एक उद्देश्यों का वर्गीकरण का इतिहास रहा था।